देख लीजिए आप कर तो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस की आज पहली क्लास है, तो विज्ञान के बारे में देखते हैं क्या है। आज साइंस की जो जनरल टर्म्स है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होती है साइंस, विज्ञान किसे कहते हैं, किसका अध्ययन करेंगे हम विज्ञान में, तो इनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो पहले तो देखते हैं हम विज्ञान की जो साधारण सी बात है कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, किसे कहते हैं हम विज्ञान। तो विज्ञान किसे कहते हैं, पहली बात तो यह है कि विज्ञान किसी भी जो प्रयोग यानी जो प्रैक्टिकल होते हैं और प्रेक्षण, प्रयोग और प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल पर आधारित ज्ञान, और वो कौन सा ज्ञान, ठीक है। प्रैक्टिकल पर आधारित कौन सा ज्ञान, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध भी है। सुव्यवस्थित भी है और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध बोले तो स्टेप्स के अनुसार है। ऐसे नहीं कि भाई कोई सी थ्योरी कहाँ पर उठा के लगा दी, किसी को बिना प्रैक्टिकल के हटा दिया, किसी को किसके बारे में हटा दिया। तो विज्ञान है वो ये है कि भाई प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर्स होते हैं। अब किसका अध्ययन करेंगे हम, पदार्थ। अब जो इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, यानी सूर्य ग्रह, किसी भी ग्रह पर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, जो उनका अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है साइंस में। तो विज्ञान की मुख्यतः डेफिनेशन या परिभाषा ये बन गई कि भाई जो पदार्थ या मेटर्स होते हैं, जो पदार्थ या मेटर्स होते हैं उनका सुव्यवस्थित क्रमबद्ध, यानी जो पदार्थ या मेटर होते हैं उनका सुव्यवस्थित क्रमबद्ध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को ही क्या कहते हैं हम, विज्ञान कहते हैं। ये साइंस की या विज्ञान की मूल डेफिनेशन हो गई। पदार्थ के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। एक दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो फादर ऑफ साइंस यानी विज्ञान के पिता है वो किसे कहा जाता है। तो विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को। एक और इम्पोर्टेंट आता है कि भाई जो विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अब ये 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस से क्यों मनाया जाता है, तो 28 फरवरी के दिन सी वी रमन नामक वैज्ञानिक, 28 फरवरी को सी वी रमन नामक वैज्ञानिक, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी वी रमन नामक वैज्ञानिक ने एक रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव नाम के एक कोलाइडी विलियन में इस प्रभाव की खोज की थी। कोलाइडी विलियन में रमन प्रभाव की खोज की थी। कोलाइडी विलियन में, कोलाइडी सॉल्यूशन या विलियन बोल दो, उसमें रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक का नाम है सी वी रमन। इन्हीं की यादगार में 28 फरवरी को प्रति वर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो विज्ञान के प्रकार है वो मूलतः तीन प्रकार की होती है। विज्ञान, जो विज्ञान है वो मूलतः तीन प्रकार की होती है। पहली तो होती है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, दूसरी है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, तीसरी है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अब जो फिजिक्स है, जो बात करते हैं जो साइंस की, पहले तो साइंस, जो साइंस टर्म है वो कहाँ से आई। साइंस लेटिन भाषा के साइंस या शब्द से मिलकर बना है। साइंस लेटिन भाषा के साइंस या शब्द से मिलकर बना है, ये इंपॉर्टेंट है। लेटिन भाषा का वर्ड है साइंस, या इसका मतलब होता है टू नो। टू नो, टू नो बोले तो जानना। अब जानोगे किसके बारे में, अरे किसके बारे में जानोगे, प्रकृति के बारे में जानोगे, मानव शरीर के बारे में जानोगे, जीव जंतुओं के शरीर के बारे में जानोगे। जो कई किंगडम्स यानी जगत है उनके जो जीवों की रहन सहन की प्रकृति के बारे में जानोगे। जो प्रकृति है उनके बारे में जानोगे, पेड़ पौधे प्लांट्स, जो भी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, जितने भी चीजें हैं उनके बारे में जानना ही एक प्रकार से विज्ञान है, ठीक है ना। तो विज्ञान है वो विषय है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो विज्ञान, साइंस, साइंस या शब्द से मिलकर बना है, लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। ठीक है, अब देखो विज्ञान है उसके तीन भाग बताए मैंने आपको, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान, और बायोलॉजी जीव विज्ञान। जो फिजिक्स है वो लेटिन भाषा के एक शब्द है फ्यूसिस, लेटिन भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस, इससे मिलकर बना है। अब इस फ्यूसिस का जो मीनिंग होता है वो होता है नेचर। इस फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, या बोल दो प्रकृति, ठीक है ना।
नेचर बोल दो या प्रकृति बोल दो। फिजिक्स है लैटिन भाषा के फ्यूसी शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर या प्रकृति। अब टाइप्स ऑफ फिजिक्स देखें तो वो भी है दो प्रकार की। एक तो आती है आपकी एंशियंट फिजिक्स, एक आती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। जो एंशियंट फिजिक्स है उसके पिता कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। और जो मॉडर्न फिजिक्स है इस इसके पिता कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को, जिसने E बराबर एम सी स्क्वायर ये इक्वेशन दी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर आपको सम्मिलित रूप से ये पूछ ले कि भाई फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो आप प्रायोरिटी देखिए सर आइजैक न्यूटन को। तो सर आइजैक न्यूटन को भौतिकी के पिता भी कहा जाता है। और एंशियंट फिजिक्स बोले तो चिर सम्मित भौतिकी। और मॉडर्न फिजिक्स बोले तो आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी के पिता है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री भी एक कीमिया शब्द है। कीमिया शब्द से मिलकर केमिस्ट्री बना है कीमिया शब्द से। अब इस कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक मैटर। इस कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक मैटर बोले तो काला पदार्थ, ठीक है ना। इस शब्द से मिलकर बना है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हम अध्ययन करते हैं रसायनों का। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी तीन प्रकार की होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, और फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। ये तीन प्रकार की केमिस्ट्री होती है। और केमिस्ट्री शब्द कीमिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक मैटर या काला पदार्थ। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम दिया था 1802 में लेमार्क ने। बायोलॉजी शब्द दिया था 1802 में सर्वप्रथम लेमार्क नाम के एक वैज्ञानिक ने। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द दिया 1802 में लेमार्क नाम के वैज्ञानिक ने। हम केमिस्ट्री के पिता के बारे में देख लेते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री वो कहा जाता है लेवोसियर को। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेवोसियर को। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम लेमार्क ने 1802 में दिया। अब बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी दो भागों में विभाजित है। एक है आपकी जूलॉजी, एक है बॉटनी। जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान, और बॉटनी बोले तो पादप विज्ञान। जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान, और बॉटनी बोले तो पादप विज्ञान। अब जूलॉजी है उसके पिता फादर ऑफ जूलॉजी वो कहा जाता है अरस्तु को। विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा जाता है, और जूलॉजी के पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बॉटनी के जो फादर है, फादर ऑफ बॉटनी, वो कहा जाता है थियोफ्रस्टस को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस का। थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस को बॉटनी या पादप विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं भौतिकी के पिता, तो वो जाएंगे सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद बात करेंगे केमिस्ट्री के पिता, तो वो हो जाएंगे लेवोसियर। उसके बाद करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो भाग, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के फादर अरस्तु को, और बॉटनी के पिता कहा जाता है थियोफ्रस्टस को। अब बात करते हैं हम जूलॉजी और बॉटनी के बारे में। तो जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है। यानी वे जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब अपना भोजन खुद कौन बनाएंगे, अपना भोजन खुद बनाते हैं पादप या प्लांट्स। अब ये अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, तो इनकी पत्तियों में पाया जाता है जो लीफ होती है उनमें पाया जाता है पर्णहरित, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट इसमें होती है मैग्नीशियम धातु। अब इसमें एक रिएक्शन चलती है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जो जड़ के द्वारा अवशोषित पानी, यानी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जो जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब होता है पानी, उसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है और ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम ग्लूकोज, या इसे साधारण भाषा में कार्बोहाइड्रेट का नाम भी दे दिया जाता है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में
लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया चलती है पत्ती के क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में। जहां पर पर्णहरित पाया जाता है वहां पर यह अभिक्रिया चलती है और सूर्य का प्रकाश इसके लिए आवश्यक है। ये एक प्रकार की प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया के रूप में भी आती है, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यानी CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। यहीं से भोजन का निर्माण होता है, ग्लूकोज से ही भोजन का निर्माण होता है, जिसे जीव जंतु भी अपने भोज्य पदार्थों में सम्मिलित करते हैं और पादप भी अपने भोज्य पदार्थों में सम्मिलित करते हैं। अतः इसे हम यह समझ गए कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें पादप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसमें इसकी पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम धातु होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिएक्शन कहाँ पर चलती है? पत्तियों में चलती है और दिन के समय यानी सूर्य की उपस्थिति में चलती है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज में लेंगे और जो जड़ पानी को अवशोषित करती है उसको कहाँ में लेंगे और बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस इसमें बाहर निकलती है। इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग जीव जंतु है वो श्वसन के रूप में करते हैं। इसके बाद में देखेंगे जीवों के बारे में। अब जीव क्या होते हैं? अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, या तो वो होंगे प्रत्यक्ष रूप से या होंगे अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। जो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं वो होते हैं शाकाहारी, और जो अप्रत्यक्ष रूप से जीवों पर निर्भर रहते हैं वो होते हैं मांसाहारी। ठीक है ना। जो प्रत्यक्ष रूप से जीवों पर निर्भर रहते हैं वो होते हैं शाकाहारी। जो प्रत्यक्ष रूप से किन पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर। और जो अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी। ठीक है। अब जीवों में हम शाकाहारी और मांसाहारी का अध्ययन करेंगे। अब शाकाहारी और मांसाहारी में भी कई गुण पाए जाते हैं। अब किसे कहेंगे आप? जीवों में भी दो प्रकार के आ जाते हैं, एक आता है सजीव और दूसरे आते हैं निर्जीव। अब किसको कहोगे कि आप सजीव है और कौन सा निर्जीव है? तो इसको आप कैसे देखेंगे कि कौन सा, कैसे डिफाइन करोगे कौन से सजीव है और कौन से निर्जीव है? तो इसको डिफ, इसको डिफाइन करने के लिए हम दो टर्म काम में लेते हैं, एक तो सजीव वाली, एक निर्जीव वाली। ठीक है ना। तो सच कैसे डिफाइन करेंगे हम कौन सा जीव सजीव है और कौन सी निर्जीव है? क्या मैं इस पेन को सजीव कह सकता हूँ? क्या मैं कंप्यूटर, लैपटॉप, फैन इनको सजीव कह सकता हूँ? फैन चलता भी है, क्या मैं इसको सजीव कह सकता हूँ? बाइक चलती भी है और पेट्रोल भी खाती है, तो क्या मैं इसको सजीव कह सकता हूँ? तो हम किन आधार पर निर्धारण करते हैं कि कौन सा जीव सजीव है और कौन निर्जीव है? इनमें क्या क्या मुख्य लक्षण पाए जाते हैं? तो आप आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में देखेंगे। अब सजीवों में क्या होता है? पहला तो देखते हैं, इनमें पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। सजीवों में होता है न्यूट्रिशन, यानी पोषण की प्रक्रिया ही पाई जाती है। जो जीव भोजन खाते हैं वो किन में गिने जाते हैं? सजीवों में गिने जाते हैं। यानी जो भोजन कर रहे हैं वो सजीवों में गिने जाते हैं, जबकि निर्जीव में ऐसा कोई नहीं होता है। दूसरी चीज, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो होती है वो होते हैं सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। अब श्वसन भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन वो अब जब रेस्पायरेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि भाई ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनोक्सी श्वसन क्या होता है। निर्जीव में ऐसी कोई प्रक्रिया ये नहीं पाई जाती। तीसरा होता है, वो होता है जनन, रिप्रोडक्शन। सजीव अपनी पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए रिप्रोडक्टिव या जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं, जबकि निर्जीवों में इस प्रकार की कोई भी क्रियाएं नहीं पाई जाती। चौथा देखते हैं हम, वो होता है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास, सजीवों का चौथा मुख्य लक्षण है वो है वृद्धि एवं विकास। सजीवों में वृद्धि होती है यानी ग्रोथ भी होती है, और विकास यानी डेवलपमेंट, वो धीरे धीरे बड़े भी होते हैं। जैसे हम एक छोटे से प्लांट्स को लगाया, वो धीरे धीरे ट्री में कन्वर्ट हो गया। जैसे छोटे किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे मैन यानी बड़े व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट होते हैं, जबकि निर्जीव में ऐसी कोई भी प्रक्रियाएं नहीं पाई जाती है। अब पांचवा सजीवों का जो मुख्य अभिलक्षण है वो देखते हैं। इनमें गमन एवं संचलन होता है। गमन एवं संचलन,
मूवमेंट एवं लोकोमोशन। जो सजीव होते हैं इनमें होता है गमन एवं संचलन, यानी इंग्लिश में बोले तो मूवमेंट एंड लोकोमेशन। जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गमन एवं संचलन ये पौधों के लिए थोड़ा विशेष रूप से है। गति भी देखो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर चलना, और एक होती है एक जगह पर खड़े खड़े हिलना। तो जो सजीवों में गति होती है वो तो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर चलने वाली, जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें गति होती है केवल एक जगह पर खड़े रहकर हिलने डुलने वाली, ठीक है ना। तो यानी जो गमन एवं संचलन है। अब एक सजीवों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है वो है सवचेतना, सेल्फ कॉन्शियस। सवचेतना यानी सजीव है वो सवचेतित होते हैं, यानी सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। इनके माइंड में किसी भी मतलब जो सवचेतना है वो माइंड में अपने आप आ जाती है कि भाई किसी को क्या करना है। मान लो आप आगे चल रहे हो तो ऐसे भी पता लग जाता, आपको आभास हो जाता है कि हमारे पीछे कोई ना कोई आ रहा है। इसे कहते हैं हम सवचेतना। ठीक है, तो सजीवों के ये 6 मुख्य अभिलक्षण बताए मैंने आपको। पहला है न्यूट्रिशन यानी पोषण, दूसरा है रेस्पायरेशन यानी श्वसन, तीसरा है रिप्रोडक्शन यानी जनन, चौथा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि एवं विकास, पांचवा है गमन एवं संचलन मूवमेंट एंड लोकोमेशन, और लास्ट वाला है सेल्फ कॉन्शियस या सवचेतना। जबकि निर्जीवों में ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें मैंने साइंस के आपको मुख्य अभिलक्षण बताए, विज्ञान की जो मुख्य परिभाषाएं थी उनके बारे में बताया। क्या होती है विज्ञान, विज्ञान के प्रकार, फादर विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, सजीव निर्जीव क्या होते हैं, और इसके अलावा तो आज की क्लास में बस इतना ही। करेंगे और भी बात पर अगली क्लास में। आज के क्लास में हमने जीवों के बारे में जाना, भोजन कहाँ पर बनता है, भोजन कैसे बनता है, विज्ञान के बारे में जाना, विज्ञान के पिता अरस्तु है, विज्ञान की परिभाषा के बारे में जाना, विज्ञान के प्रकारों के बारे में जाना। अब जो आगे की क्लास है वो करेंगे आगे बात। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।